21 मार्च 2026 को इलॉन मस्क ने टेराफैब की कंपनी इंट्रोड्यूस करी। ये बेसिकली स्पेसएक्स, टेस्ला और XAI की ज्वाइंट प्रोजेक्ट के साथ है। So to accomplish this very difficult goal really requires a combination of efforts of SpaceX, XAI and Tesla working together to create this epic Terafab project. So बेसिकली जो भी AI, ह्यूमन रोबोट्स, स्पेसएक्स, टेस्ला और आगे जितनी भी टेक्नोलॉजीज आएगी, इसको रन करने के लिए जो चिप्स की ज़रूरत पड़ेगी, सेमीकंडक्टर चिप, उसे टेराफैब की कंपनी मैन्युफैक्चर करेगी। इलॉन मस्क का सीधा सा बात कहना है कि जितनी भी एनर्जी हमारे अर्थ में है, अभी तक हम अपने मैक्सिमम पोटेंशियल के हिसाब से सिर्फ 2% ही यूज कर पाते हैं। तो इस चीज़ को मैक्सिमाइज करने के लिए और ज़्यादा यूज करने के लिए जल्दी से जल्दी हमें नियर AI चिप्स बनाने हैं, और इसके लिए टेराफैब की कंपनीज को प्रिपेयर करा गया। we aspire to be a galactic civilization. So I think the future that everyone is one where we are out there among the stars, where we are not forever confined to one planet, that we become a multi-planet species. अब जहाँ तक बात इलॉन मस्क की है, तो ये अपने फर्स्ट प्रिंसिपल पे भी डटे हुए हैं। मटेरियल बनाने से लेके डिज़ाइन, मैन्युफैक्चर, टेस्टिंग और रिप्लेसमेंट तक भी ये टेराफैब की कंपनीज हैंडल करेगी। आपको अगर पॉइंट अच्छे से याद हो तो इलॉन मस्क ने एक पॉइंट को बहुत अच्छे से मेजर करा था कि ह्यूमन पोटेंशियल्स जो है आज की डेट पे वो एनर्जी के मामले में बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। एक लेवल 1 और एक लेवल 2। अब चूंकि बात यहाँ पे सिविलाइजेशंस को लेवल 2 ले जाने की हो रही है, इसका नाम था निकोलाई करादविस। यहाँ पे बेसिकली गैलेक्सीज के एनर्जी को यूज करने की बात है, सन को सेंटर में रख के। Well, most people I think would agree is the most exciting is one where we are out there among the stars, where we are not forever confined to one planet, that we become a multi-planet species, like the best science fiction that you've ever read. You know, Star Trek or Ian Banks or Asimov or Heinlein, and we want to make that real. और इस चीज़ के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एडवांस AI मशीन्स और टेक्नोलॉजीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। इस चीज़ को चलाने के लिए और इम्प्लीमेंट करने के लिए जो एनर्जीज चाहिए होगी वो हम डायरेक्ट सन से लेंगे, और सन से लेकर पूरे गैलेक्सीज में ग्रो करने की बात करी गई है। With spaceships that anyone can go anywhere they want at any time. That would be epic. And have a city on the moon, cities on Mars, populate the solar system, and send spaceships to other star systems. That sounds like the best possible future. खैर यहाँ तक तो आपको ये बात पता होगा कि इलॉन मस्क अभी इस चिप मैन्युफैक्चरिंग की रेस में नहीं थे। ताइवान में ASMS कंपनी और सैमसंग ये दोनों चिप्स बना रही थी। आज के बाद से स्थिति ऐसी हुई है कि इलॉन मस्क इस मैन्युफैक्चरिंग के फील्ड में एंट्री हुई है। प्लेयर तो नए हैं, लेकिन इनका कहना है कि ये पॉसिबल तो करके दिखाएंगे। The current output of AI compute is roughly 20 gigawatts per year. This chart explains why we need to build the Terafab. और इस रेस में सबसे ज़रूरी है 2 नैनोमीटर पे चिप को मैन्युफैक्चर करना, और ये अपने आप में एक बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है। जब आप साइंस समझोगे चिप की, तो एक्चुअली में जो मटेरियल्स हैं, जो सिलिकॉन होती है, उस पर हम लोग स्ट्रक्चर्स तैयार करते हैं चिप के लिए, जिसकी रेशियो होती है 100 में ऑलमोस्ट 70 ही पास हो पाते हैं। ये अपने आप में एक डिफरेंट साइंस है जो कभी और वीडियोस पे हम लोग डिस्कस कर लेंगे। मैथमेटिक्स समझने की बात यहाँ पे नहीं है। कॉन्टेक्स्ट ओवरऑल यही है कि इस चिप मैन्युफैक्चरिंग्स में ये स्पेशलिस्ट PhD और प्रोफेसर्स हायर करने वाले हैं। इलॉन मस्क का सीधा सा भी बात करना है कि फ्यूचर में जो ह्यूमन सिविलाइजेशंस हम प्रिपेयर करेंगे मार्स में, उसके लिए जो रोबोट्स होंगी, ट्रक्स होंगी, स्पेसएक्स के जो सैटेलाइट्स होंगे, इन सब को चलाने के लिए जो चिप्स चाहिए होगी वो हम लोग कहीं से परचेज नहीं करेंगे। कंप्लीट सारा सिस्टम एक सिंगल अंडर द रूफ के अंदर में होगा। ओवरऑल अगर देखोगे तो मंथली वेफर्स जो मिनरल्स हैं चिप्स के बनाने के लिए वो 1 मिलियन से ऊपर जाएंगे, और एनुअली कंप्यूटर पावर जो प्रोड्यूस करेगी वो 1 टेरा गीगावाट से ज़्यादा होगी। AI compute is roughly 20 gigawatts per year. This chart explains why we need to build the Terafab. All of the rest of the output from Earth is about 2% of what we need. So if you add up all the fabs on Earth combined, they're only about 2%
of what we need for the Terawatt project. लेकिन सबसे बड़ी पॉइंट है जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट, एक पॉलिटिक्स और जनरल लोगों के बीच के कंडीशंस को समझना, क्योंकि बात इंटरनेशनल की भी नहीं है, बात पूरे प्लानेट की है। यहाँ पे हमें ये बात समझना है कि आज की डेट तक में यूएस, यूक्रेन, ईरान, रसिया, चाइना सब इस रेस पे लगे हुए हैं, यहाँ तक कि इंडिया भी। सवाल उठता है कि जो टेक जायंट्स हैं, ओवरऑल कंप्लीट सिलिकॉन वैलीज जिस चीज़ पे टिकी हुई है वो चिप ही है, एक पावरफुल चिप जो बेसिकली ताइवान पे डिपेंडेंट है, और दूसरी तरफ ताइवान चाइना कंट्रोल करनी चाहती है। और आज की डेट में जो यूएस, इजराइल और ईरान का वॉर ख़त्म हुआ, एक सिर्फ पॉइंट ऑफ हार्मूज ब्लॉक करने के बाद ऐसा लगा कि यूनाइटेड स्टेट की तो कमर तोड़ दी गई है एक झटके में। इस बात से इतना इलॉन मस्क को समझ में आता है कि जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से भी अगर आप देखोगे तो यूनाइटेड स्टेट कमज़ोर पड़ता हुआ दिख रहा है। ट्रेड और डी डॉलराइजेशन ये चीज़ें भी कमज़ोर पड़ रही है। इस टाइम पे इस एआई रेस में कहीं ना कहीं अमेरिका पीछे हो जाएगा। चिप्स के लिए ताइवान पे डिपेंड होना, डेटास के लिए इंडिया को अप्रोच करना, और उसके बाद जो प्रोडक्ट है और सर्विस है उसको यूज करने के लिए भी एशियन कंट्रीज़ की डिपेंडेंसी चाहिए। चाइना एक्सेस पे नहीं है और इंडिया को बिल्कुल रेडार पे रखा गया है। तो सवाल इसी बात पे उठता है कि जो ये रेस है, इस रेस के लिए यूनाइटेड स्टेट की अगर 5 पाँव हैं तो 5 पाँव मान लो पाँचों दिशा पे छितरे हुए हैं और कंट्रोल अलग अलग लोगों के पास है। जब जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट को और ऊपर से भी आप देखोगे तो ये वॉर कहीं ना कहीं पूरे तरीके से एआई और जितनी भी एडवांस टेक्नोलॉजीज इंप्लीमेंट होने वाली है उसके ऊपर में पूरी तरीके से मास डिस्ट्रक्शंस का ही काम करेगी। ये तो कॉन्फ्लिक्ट की बात हो गई। इसके बाद जो पिछले कई दिनों से इलॉन मस्क व्हाइट हाउस में चक्कर काट रहे थे, इससे इसका भी कुछ फ़ायदा है, क्योंकि इलेक्शंस पे जो पूंजी लगाई गई थी उसका कुछ तो मुनाफा मिलना चाहिए था। हालात अभी ये है कि टेराफेब कंपनी जो XAI है उसे पेंटागन के लिए स्पेसिफिक एक सेक्शंस में एक्सेस मिल गया है, जहाँ पे वॉर के टाइम पे XAI की जो अपनी इंटेलिजेंस है वो बेसिकली यूज करेगी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए पेंटागन में। और इसके अलावा स्टारलिंक जैसी कंपनी जिसके बाद बहुत ज़्यादा मेजर डेटा है, इसके ऊपर में भी जो है यूनाइटेड स्टेट का कंट्रोल होगा। तो इस पॉइंट पे टेराफेब कहीं ना कहीं अपने आप में यूनाइटेड स्टेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है कि वो खुद ही अपने लिए अपनी चिप मैन्युफैक्चर करे, प्रोड्यूस करे और साथ ही साथ इम्प्लीमेंट करके रीटेस्ट भी कर ले और वहीं के प्रोडक्ट के लिए 100% डिपेंडेंट हो। और इसके लिए SpaceX जैसी कंपनीज की तरफ से फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन FCC यूनाइटेड स्टेट में अपनी फाइल सबमिट कर दी है। 1 मिलियन से ज़्यादा सैटेलाइट ऑर्बिट में छोड़े जाएंगे। ये फ्यूचर कोलोनाइजेशंस के लिए भी है और अमेरिका अब चाहती है अपने डिफेंस को इंडिपेंडेंट तरीके से कंट्रोल करना, तो ये उसके लिए भी यूज करेगी। देखो अभी तक के लिए इन्फॉर्मेशन आपको बहुत इंपॉर्टेंट नहीं लगा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट है नहीं। एक जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट को अगर आप देखोगे तो डिफेंस के लिए भी ये चीज़ें तैयार हो रही है। और बात सिर्फ अब एक कंट्री की नहीं है, बात गैलेक्सीज की है और पूरे प्लानेट की है। इसके बाद दूसरे तरफ है और भी अदर कंट्रीज जो इस रेस में आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब रेस सिर्फ इसलिए नहीं हो रही है कि एक कंट्री दूसरे कंट्रीज के ऊपर में वॉर के लिए तैयार है, एक प्लानेट के ऊपर में बात आ गई है और कंट्रोल अब अर्थ से ऊपर भी है, एक बियॉन्ड द अर्थ चली गई है। हम लोगों से पॉसिबल बस इतना ही है कि गवर्नमेंट और टेक जायंट्स इन लोग मिलकर आखिर फ्यूचर को कैसे चेंजेस ला कर देंगे। ये सही में ह्यूमैनिटीज़ के लिए कितना डिफेक्टिव होगा और कितना पॉजिटिव होगा, ये किस हद तक जाएगा वो वहीं से जाके पता चलेगा। और रियलिटी वैसे बहुत बड़ी है, आने वाले वीडियोस में हम लोग अभी बैक टू बैक डिस्कस करते चलेंगे। अभी के लिए वीडियोस को हम लोग यहीं पे रोकते हैं, जल्दी अगले वीडियोस पे फिर मिलते हैं।